या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध के हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में अभी जेपी यादव परिजन ट्रिपल मर्डर और मुन्ना तिवारी हत्याकांड का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक बार फिर अपराधियों ने महज 12 घंटे में 3 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों के खौफ से जहां आम लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस महज जांच के नाम पर खानापूर्ति का काम कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी। महज 12 घंटे में 3 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। गोलियों की गूंज से थर्राया हथुआ, थावे और विशंभरपुर। हथुआ में रंगदारी के लिए कारोबारी के घर पर फायरिंग। थावे में शिक्षा विभाग के क्लर्क की गोली मारकर हत्या। विशंभरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग में बाल बाल बचा डॉक्टर। गोपालगंज जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में घटित चर्चित जेपी यादव परिजन ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अपराधियों ने महज 12 घंटे में 3 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। अपराधियों के गोलियों की गूंज से हथुआ, थावे और विशंभरपुर का इलाका थर्रा उठा है और लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला गुरुवार की सुबह हथुआ के बरबाग कापरपुर गाँव की है, जहां 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने गिट्टी व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में गिट्टी व्यवसायी ने किसी तरह भागकर जान बचाई, वहीं अपराधी फायरिंग करते हुए मौके पर एक पर्चा छोड़कर फरार हो गए। इस पर्चा में अपराधियों ने व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित गिट्टी व्यवसायी नागेंद्र राव रेलवे रेक पॉइंट से गिट्टी का व्यवसाय करते हैं। पीड़ित नागेंद्र राय के मुताबिक पहले भी उनसे विशाल सिंह के गिरोह द्वारा 5 लाख रुपए की रंगदारी और प्रति रेक 1.5 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई थी। उन्होंने जब अपराधियों को रंगदारी और लेवी देने से इनकार कर दिया, तब अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। मौके से 8 खोखा बरामद किए गए हैं। अपने दरवाजे पे बैठे थे, तब तक 2 बाइक पे 4 आदमी सवार आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। हम बाल बाल बच गए और वो फायरिंग करके एक चिट्ठी फेंक करके और यहाँ से भागने लगे। हम दौड़ो, घेरो, दौड़ो, पकड़ो हम बोले और वो लोग भाग गए। रेक पॉइंट पे रंगदारी चलता है, रंगदारी के लिए ऐसा वो लोग कर रहे हैं। हथुआ में गिट्टी व्यवसायी नागेंद्र पर जानलेवा हमले के महज कुछ मिनट के बाद ही अपराधियों ने थावे के छलवार में शिक्षा विभाग के क्लर्क अजय कुमार को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी क्लर्क को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। अजय कुमार शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थे और वो भोरे के मिश्र बतराहा के रहने वाले थे। बताया जाता है कि क्लर्क और शिक्षा विभाग के तात्कालिक डीपीओ ने मिलकर फर्जी नियोजन को पर्दाफाश करने में जुटे हुए थे और फर्जी नियोजन से जुड़े बड़े रैकेट के खिलाफ निगरानी की दस्तावेज भी सौंपे थे। तब से ही अजय कुमार फर्जी नियोजन से जुड़े शिक्षा माफियाओं की नजर में थे। इसी के साथ इस शिक्षा माफियाओं ने डीपीओ का भी तबादला करवा दिया था और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम में रहस्यमयी तरीके से आग लगा दी थी, जिसमें 170 फर्जी नियोजन के जांच से संबंधित रिकॉर्ड जल गए थे। दस्तावेज को लेकर माफियाओं ने अजय कुमार पर दबाव भी बनाया था। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग के क्लर्क अजय कुमार की हत्या शिक्षा माफियाओं और उनसे जुड़े लोगों ने कराया है। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल इलाज के दौरान मौत के लिए सदर अस्पताल में कुव्यवस्था और चिकित्सकों की लापरवाही का भी आरोप लगा है। यहाँ एक कंपाउंडर सिर्फ थे, लगभग 1 घंटा तक मरीज तड़पता रहा। यहाँ ऑक्सीजन का भी बार बार व्यवस्था करने पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ। बार बार सीए साहब से संपर्क किया गया, उसके बाद वो रेत होकर के बात कर रहे थे। एम्बुलेंस यहाँ तमाम लगा था, लेकिन एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं थी। अगर समय से यहाँ उपचार हुआ रहता तो शायद बच सकते थे। फोन से सुने तो आए तो देखें कि अजय जी को गोली लगा हुआ है और यहाँ इतना व्यवस्था गड़बड़ है
कि इलाज के अभाव में ही हम लोग के सामने प्राण छोड़ दिए हैं। 45 मिनट के बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से किए हैं। बहुत अत्यंत ही दयनीय व्यवस्था है। अजय कुमार नाम के व्यक्ति लिपिक हैं शिक्षा विभाग में, अपनी ड्यूटी पर आ रहे थे। उसी दरमियान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे प्रक्रिया चल रही है, इंक्वेस्ट किया जा रहा है, FIR कर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीते बुधवार को विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया गांव में भी बेखौफ अपराधियों ने एक डॉक्टर के ऊपर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गनीमत ये रही कि डॉक्टर बाल बच गए। इस गोलीबारी में 2 शार्प शूटरों ने घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल गोपालगंज पुलिस के लिए मुन्ना तिवारी हत्याकांड और JP यादव परिजन ट्रिपल मर्डर की गुत्थी एक चुनौती बनी हुई है और अभी भी सुलझ नहीं पाई है। इस बीच महज 12 घंटे में 3 वारदात से ये साफ हो गया है कि बेखौफ अपराधियों में पुलिस प्रशासन का जरा भी भय नहीं है। इसलिए अपराधी एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर गोपालगंज पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सिवान में क्राइम का ग्राफ फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। मात्र एक दिन में 3 आपराधिक घटनाओं से पूरा सिवान दहल उठा है। लोगों के जहन में फिर से सिवान की पुरानी यादें ताजा होने लगी है। तफ्तीश में देखिए एक दिन में क्राइम से कैसे दहला सिवान। क्राइम से दहला सिवान। एक दिन में हुई 3 वारदात। लोगों की पुरानी यादें हुई ताजा। प्रेम प्रसंग में छात्र की हत्या, व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। तीसरी वारदात में भी व्यवसायी को मारी गोली। सिवान में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। क्राइम की बढ़ती घटनाओं से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। लोगों के जहन में फिर से क्राइम को लेकर पुरानी यादें ताजा होने लगी हैं। सिवान में एक दिन में अपराधियों ने 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। पहली घटना सिवान के MH नगर थाना क्षेत्र के बहरिया गांव की है, जहां एक कुआं से छात्र का शव बरामद हुआ। छात्र संजीत कुमार 3 दिनों से लापता था। परिजनों द्वारा इसकी सूचना MH नगर थाने में की गई थी, लेकिन थाने ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बहरिया गांव के काली मंदिर के पास कुआं से जब शख्स का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। खोजबीन में पता चला कि ये वही युवक है जो पिछले 3 दिनों से लापता था। परिजन आशंका जता रहे हैं कि उसकी हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। परिजनों का ये भी कहना है कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो संजीत की हत्या नहीं होती। लड़का कितना दिन से गायब था? तो कैसे मालूम चला कि इसमें लाश पड़ी हुई है? सबसे पहले कौन देखा है? औरत गाँव की औरत देखी है। हाँ। किस मामले में घटना घटी है? क्या घटना है? अब इसमें तो लड़का लड़की गए थे। दूसरी घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगारा गांव की है, जहां जिला परिषद के भावी प्रत्याशी और फर्नीचर व्यवसायी को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। जिला परिषद के भावी प्रत्याशी और फर्नीचर व्यवसायी का नाम मुकेश यादव है, जो बाल बल बंगड़ा गांव के अपने फर्नीचर की दुकान में बैठा था। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से घायल मुकेश यादव की सिवान सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगड़ा गांव के निवासी है मुकेश कुमार यादव। ये पूर्व में भी जिला परिषद लौट चुके हैं और इनका फर्नीचर का दुकान है। और निश्चित तौर पर आज सिवान में 2 घटना घटा है। दोनों व्यवसायी के संग घटना है। पचरुखी में भी हार्डवेयर दुकानदार के संग घटना घटा है। उसी तरह सेम फंक्शन वहाँ भी घटना घटा है। ये फर्नीचर की इनका दुकान है और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। इनका अपना फॉर्म के सामने दुकान भी है। निश्चित तौर पर सिवान जिला में अपराधी का खौफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सिवान में क्राइम की तीसरी घटना
पचरुखी के भवानी मोड़ की है। यहाँ भी बाइक पर सवार बेखौफ अपराधियों ने गिट्टी छड़ व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी और हथियार को लहराते हुए वहां से फरार हो गए। आनंद फानन में परिजनों ने व्यवसायी नागेंद्र सिंह को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। नागेंद्र सिंह का फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हमको कितना रेंज के चाहे कितना रेंज का है 50 रुपये सभी का 100 रुपया तो दीजिए 50 रुपया दबा हम करते हैं जैसे उतार के घूमता तले काटा निकलने में करिए काटा देखनी हम अरे जी का ऐसा करिए तले फायर करो फायर करो तो हम बच नहीं हमें भागल है हम चिरा कर दौड़ तले हो दीपक के मार्केट से ले जा दौड़ गए वो भागल आते वो अपाची आगवा खड़ा कर ले आता मोड़वा वही पर चलते। सीवान में अपराधियों ने एक दिन में जिस तरह से 3 क्राइम की वारदात को अंजाम दिया, उससे सीवान पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। दहशत में जीने को मजबूर सीवान के लोगों का गुस्सा भी पुलिस या तंत्र पर ही है। लोगों का कहना है कि अगर सीवान की पुलिस मुस्तैद रहे तो क्राइम का ग्राफ इतना नहीं बढ़ सकता। पुलिस के सामने अब न केवल क्राइम पर कंट्रोल करने की चुनौती है, बल्कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने की भी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के चकला निर्मली में पति पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक दंपति की बेटी ने भूमि विवाद को लेकर चाचा द्वारा उसके मां बाप को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एफएसएल की टीम का भी सहारा ले रही है और हर एक पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। भूमि विवाद में पति पत्नी को जिंदा जलाया, दाम्पत्य के 90% हिस्से जलकर राख। मृतक की बेटी ने चाचा चाची को बताया हत्यारा। डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी सुपौल पुलिस। इस संसार में भाई के रिश्ते की अलग ही पहचान है। एक भाई दूसरे भाई की सलामती की दुआ करता है, लेकिन सुपौल में घटित घटना ने भाई भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के चकला निर्मली में एक छोटे भाई द्वारा बड़े भाई और उसकी पत्नी को जलाकर मारने की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक पिता को घर में जिंदा जलाकर मार दिया है। इस मासूम बच्ची का कहना है उसके चाचा राम लखन मुखिया जमीन बेचने को लेकर पहले ही कई बार उसके पिता को जिंदा जलाकर मारने की धमकी दे चुके थे। मृतक रामचंद्र मुखिया की बेटी रानी बताती है कि चाचा के डर से ही वो पड़ोसी के यहाँ रहती है और उसकी छोटी बहन मौसी के यहाँ रहती है, और ऐसे में चाचा चाची ने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए रात में उसके माँ बाप को अकेले पाकर जिंदा जला दिया। न पता, हम यहाँ पे नहीं थे। चाची यहाँ रहते थे, हम नहीं रहने देते। धमकी दे रहा था तुम लोग को जला के मार देंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं रहते थे। पड़ोसी मुकेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक रामचंद्र मुखिया ड्राइवर का काम करता था, जो हाल ही में पैरालिसिस का शिकार हो गया था। कुछ साल पहले वो अपने छोटे भाई राम लखन मुखिया के साथ मिलकर चकला निर्मली में जमीन खरीदता था। छोटे भाई की ओर से जमीन लिखने का लगातार दबाव बनाया जाता था, लेकिन लाचार रामचंद्र मुखिया ने यही प्रस्ताव रखा था कि उसकी 2 बेटियां हैं और जो सेवा करेगी उसी को जमीन लिखेगा। पड़ोसी के मुताबिक जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। झगड़ा जो जिस प्रकार से कर रहा था, एक बार क्या हुआ, प्रयास किया कि 5 लोग के साथ मिलकर उठा लगवाया कागज पे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसी का हाथ हो सकता है। किसका हाथ हो सकता है? राम लखन मुखिया, उसका भाई जो छोटका। भले भी विवाद चल रहा था, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आग में पति पत्नी के 90% से अधिक शरीर के हिस्से जल चुके हैं। मामले की गहनता से जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम का भी सहयोग ले रही है। फिलहाल सदर थाना की पुलिस दोनों आरोपी राम लखन मुखिया और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी मनोज कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा, जिससे जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल का सचिवता से निरीक्षण किया है। एफएसएल की टीम को ही बुलाई गई है कि आग का स्रोत क्या है।
घटना में आरोप सहोदर भाई पर है। घर का जमीन का विवाद की बात बताई जा रही है। फिलहाल मृतक के पुत्री के बयान पर हम लोग कांड दर्ज किए हैं और मृतक के भाई को हम लोग हिरासत में लिए पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सुपौल पुलिस डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उन्हें ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि रूह कपा देने वाले ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले अपराधी को 1000 बार सोचना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द होते हैं हाजिर। झारखंड के जामताड़ा में बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले बुजुर्ग महिला घर से गायब थी। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सुबह में गांव के पास ही महिला का शव मिला। महिला के सिर पर चोट के निशान भी थे। परिजनों का आरोप है कि महिला को डायन बताकर उसकी हत्या की गई है। तफ्तीश में देखिए क्या वाकई में इस महिला की डायन बिसाही के आरोप में हत्या हुई है। बुजुर्ग महिला की हत्या। मृत महिला के सिर पर चोट के निशान। हत्या से पहले गायब थी महिला। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सुबह में महिला की मिली लाश। घर वाले जता रहे हैं आशंका। डायन बिसाही के आरोप में हत्या की आशंका। जामताड़ा थाना के बेना गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृत महिला की पहचान मीरा देवी के रूप में की गई। परिजनों का कहना है कि महिला शाम से ही गायब थी। देर रात तक इन लोगों ने महिला की खोजबीन की। बाद में कोई अता पता नहीं मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट सुबह में लिखने की बात कहकर इन लोगों को लौटा दिया। सुबह में जब कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक महिला का शव मिलने की खबर उड़ी तो घर वालों ने जाकर देखा तो ये वही महिला थी। घर वालों का कहना है कि महिला की हत्या डायन बिसाही के आरोप में हुई है। गांव वाले बराबर महिला को डायन बताकर उसे धमकाते रहते थे। खबर मिला मोटा मोटी रात 11 बजे। 11 बजे खबर मिला तो हम गए, इन लोग का साथ थोड़ा खोजबीन किए, घर वाला का साथ खोजबीन किए, कहीं कुछ नहीं मिला तो हम लोग थाना चले गए 12 बजे। हाँ, थाना जाने के बाद थाना में सब कुछ जानकारी दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा। बोला कल खबर आइए रिपोर्ट लिख लेंगे। अभी खोजबीन कीजिए, हम भी पुलिस भी भेज रहे हैं, पुलिस भी खोजेगा। हमला इसको मर्डर कर दिया हमारे घर का बगल में, उसका नाम है पोरस महतो, उसी का घर का आदमी लोग मर के मर गए। क्यों? इसको हमेशा देखते ही गाली मुक देता था और बराबर इसको डायन बोकस जॉगिंग करके इसको कल इसको मौका मिल गया, इसको जान से खतरा। मृत महिला मीरा कुमारी के सिर पर चोट के निशान हैं। लोगों को आशंका है कि महिला की हत्या पत्थर से कूच कर दी गई है। खबर मिलने पर जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस भी अपने बयान में इस बात को स्वीकार कर रही है कि महिला की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह एक लाश मिलने की सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। एक मीरा देवी लगभग 60 वर्ष की उम्र की महिला है। लगता है प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि इनके साथ ये हत्या की घटना हुई। जांच किया जा रहा है। अब ये तो पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि महिला की हत्या डायन बिसाही के आरोप में हुई है या मामला कुछ और है। अगर महिला की हत्या डायन बिसाही के आरोप में हुई है तो ये साफ हो जाता है कि डायन बिसाही जैसे अभिशाप अभी भी हमारे देश और समाज में मौजूद हैं, जो वाकई में हमारे लिए सोचने का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। 1.5 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला बक्सर पुलिस ने सुलझा लिया है। बक्सर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवम के अपहरण के एक दिन बाद से ही अपहरणकर्ताओं ने 75 लाख की मांग की थी।
जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। शिवम अपहरण कांड का खुलासा। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 75 लाख की मांगी गई थी फिरौती। 1.5 साल का शिवम आरा से बरामद। 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वो घर में आया तो था किराएदार बनकर और इस दौरान घर के सदस्यों से काफी घुल-मिल भी गया था। घर के सदस्यों को भी उसने पूरी तरह से विश्वास में ले लिया था। घर का सबसे छोटा सदस्य शिवम भी उसे मामा कहकर पुकारने लगा था, लेकिन उसने क्या मालूम कि जिसे वो मामा कह रहा है वही उसका दुश्मन निकलेगा। जब घर के सदस्यों को उसकी हकीकत मालूम चली तो सभी के होश उड़ गए। जी हां, ये घटना बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र के नई बाजार मठिया मोड़ की है, जहां विष्णु कुमार के 1.5 वर्षीय पुत्र शिवम का अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि सभी अपहर्ता उनके घर में बतौर किराएदार 15 दिनों से रह रहे थे। तभी बच्चे को खिलाने की बात कहकर वो शिवम को अपने साथ लेकर चले गए और इस दौरान सभी ने अपने अपने मोबाइल को भी बंद कर लिया, जिसके एक दिन बाद से ही 75 लाख की फिरौती की मांग की जाने लगी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरा से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही 3 अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। 8 दिन से हमारा रूम में रहे, 15 दिन के लगभग में रहे और बच्चा के खिया पिया के अपना से फुलहा ले रहा है अपना हमनी ऐसा। अब उनका के मामा मामा कह रहा है और ये बच्चा उनका पास से जब इनकर दादा घुमा के ले गलन तो कहन कि अंकर दी ना तनी हम खिलानी बाबू के, तो घर में लिए लन तो खेल दे दिहलन तो ये लेके फिर मोड़ पर चल गई। मोड़ पर चल गई आ ओजे से ही कहलन कि अंडा मामा हो अंडा किना दा। वो अंडो ना किनौला सब लेके डायरेक्ट चल गई मोड़ पर। मोड़ पर चल गई, हम कहनी कि बाबू हो आ तो लड़का लेके गई बा, तो वो कहते इनकर मम्मी की देखी ना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिले बा। जो उसका डिमांड था कि 75 लाख रुपया हमको कल सुबह 6 बजे तक हमको चाहिए। हम सुबह तुमको 5 बजे हम कांटेक्ट करेंगे, तब हम एसपी सर से मैंने यहाँ के प्रशासन से हम लोग दिखाएं। उसके लिए सर हम जीवन भर इन सबका आभारी रहेंगे। बहुत शांति है सर, प्रशासन ये नहीं रहते तो आज मेरा बच्चा नहीं वापस। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपहर्ता छात्र बनकर विष्णु कुमार के घर में बतौर किराएदार रह रहे थे। अपहर्ताओं के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरा से बच्चे को बरामद कर लिया। साथ ही एक अपहर्ता को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पटना और मुजफ्फरपुर से भी अन्य 2 अपहर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक, 7 मोबाइल और 15 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। आरा से बच्चे और जो एक अपराधकर्मी थे उनको बच्चे को बरामद कर लिया और अपराधकर्मी को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य जो 2 अपराधकर्मी हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। एक को पटना से अरेस्ट किया गया और एक को मुजफ्फरपुर से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने समय रहते इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से शिवम के परिजन भी काफी खुश हैं और इसे लेकर पुलिस की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्प राज की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।